हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो हम आज से अपना यूपीएससी एग्रीकल्चर ऑप्शनल का जो सिलेबस वाइज वीडियो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अब जो वीडियो है वो आते रहेंगे और वीडियो में रेगुलरिटी रहेगी। कल इसलिए वीडियो नहीं आ पाया था क्योंकि यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू था, इसलिए मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो मैं जो है आपका जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स है जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को नोट्स प्रिपेयर करने में, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में, है ना, वो सब्जेक्ट को पहले मैं स्टार्ट करूँगी। देन फिर हम पेपर 1 को डिस्कस करेंगे और उसको सॉल्यूशन जो भी है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें जो पेपर 1 है वो टेक्निकल इतना मतलब उसको इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होती। जब उसका हम नोट्स बनाते हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती, उसके नोट्स मिल जाते हैं ईजिली। बट जो पेपर 2 है उसको हमको पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है, देन हम फिर उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हमको लिखना क्या एक्चुअली में करके। जैसे उसमें जेनेटिक्स है, ब्रीडिंग है, ये सब चीज़ें 2 पेपर में आती है, हॉर्टिकल्चर है और ये सब चीज़ें। तो हम पेपर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक। और वीडियो को देखने के बाद आप अपना नोट्स प्रिपेयर करिएगा। उसके बाद अगर कुछ मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट में आके बताइएगा कि हाँ ये इस टॉपिक पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर उसकी भी वीडियो आएगी आपके लिए। तो आज इसके लिए आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि कमेंट भी करना पड़ेगा आपको, है ना। मुझे ऐसे तो नहीं पता चल पाएगा कि प्रॉब्लम हो रही है कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को। तो मैंने बोला भी था कि मैं आपका क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराऊंगी। चूँकि ये पहला वीडियो है तो मैं थोड़ा सा आपको इतनी सारी चीज़ें बोल रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो से डायरेक्ट हम टॉपिक पे जाएंगे, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा लंबा नहीं होगा कोई भी वीडियो। हम डायरेक्ट टॉपिक से बात करेंगे अपनी। तो क्योंकि क्वेश्चन पेपर भी मैंने बोला कि मैं सॉल्व कराते जाऊंगी, तो पेपर सॉल्व कराने का ऐसा है कि जैसे आज का हमारा टॉपिक है सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो कि पेपर 2 का पहला टॉपिक है। तो हम जो है सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शन से रिलेटेड 2019 में जो एग्रीकल्चर ऑप्शनल है पेपर 2 में, उससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आए हैं या क्वेश्चन आए भी हैं कि नहीं, ये चीज़ देख लेते हैं। वैसे क्वेश्चन तो आएगा क्योंकि हर सिलेबस को टोटल कवर करता है पेपर। तो अब देखते हैं हम कि आया है कि नहीं क्वेश्चन, और हम ज़रा ये भी देख लेते हैं कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं और क्वेश्चन पेपर में क्या क्या चीज़ें रहती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं, तो हमको क्वेश्चन पेपर के बारे में भी पता चल जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो मैक्सिमम मार्क्स उसके 250 रहते हैं। ओके, अब इसमें आपको क्या करना रहता है, टोटल आपको 8 क्वेश्चंस रहते हैं जो कि आपके पार्ट 1 में डिवाइड रहते हैं, है ना, खंड में डिवाइड है, 2 खंडों में विभाजित रहते हैं। और दोनों क्या रहते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में आंसर देंगे और हिंदी मीडियम वाले हिंदी में आंसर देंगे। तो ये चीज़ रहती है। तो आपको क्या यहाँ पर एक चीज़ है कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन और जो 5th क्वेश्चन है उसको कंपलसरी करना है। उसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि मतलब आप एक आपको नहीं बन रहा है जैसे पहला क्वेश्चन तो आप दूसरा बना सकते हैं, ऐसा नहीं। आपको पहला मस्ट बनाना है। ये क्वेश्चन नेसेसरी क्वेश्चन रहते हैं, पहला और 5वां क्वेश्चन। तो ये एक है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर आता किस तरह से है। बेसिकली ये आपका सेक्शन वाइज डिवाइड था, तो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो सेक्शन ए जो है, अब यहाँ पर आपको जो वर्ड लिमिट भी ध्यान रख रहे, इसलिए मैंने आपको बार बार बोला कि स्पेसिफिक नोट बनाइएगा। ठीक है, कोई भी टॉपिक लेंथी मत रखिएगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट एंड फ्लो डायग्राम आपको ऐड करना पड़ेगा। मैंने आपको बोला था कि आप लोग जो है जो आपका बहुत जो बड़ा टॉपिक है या जिसमें लेंथी आंसर बन रहे हैं उसको आपको चेंज करना है, किसमें टेबल के फॉर्म में आंसर को लाना है या इस फॉर्म में चार्ट है, ठीक है, तो आपको इस फॉर्म में आंसर को लाना है। डायग्रामेटिक अगर रिप्रेजेंट कर सकते तो और बेस्ट है आपका। तो हम कम वर्ड्स में लिख के हम आधी चीज़ें डायग्राम में प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे। अगर ऐसा कोई टॉपिक आएगा तो मैं आपको हैंड रिटन भी बता दूंगी कि कैसा करना है। तो अभी जो है हम जो टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा। एंड उसके अलावा सेपरेट वीडियो भी लाऊंगी कि ये आज हमने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसे इस टाइप के जो वीडियो वो भी आएंगे। तो आज हम देखते हैं कि जो हमारा सेल स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आया है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन तो आपका म्यूटेशन से रिलेटेड है, सेकंड आपका डोरमेंसी से रिलेटेड है,
थर्ड जो है वो न्यूट्रेंट है जो उससे रिलेटेड है। देन आपका इंटेलेक्चुअल जिसमें कि पेटेंट सिस्टम है, इससे आया है। फिर आपका एंटोमोलॉजी से आया, स्टोरेज पेस्ट है। अब आप देखिए क्वेश्चन सेकंड सॉरी, क्वेश्चन सेकंड में आपका 20 मार्क्स का, ठीक है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें पहला जो टॉपिक है उसको पूरा कवर किया। और वो किस तरह से कवर किया, देखिए कि ऐसे कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं जो कि सेल को, मतलब सेल का कोई स्ट्रक्चर है उसको बनाने में कौन कौन से कंपोनेंट पार्ट लेते हैं। एक सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूँ इसको तो, है ना, कोशिका की संरचना के प्रमुख घटक क्या हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए, और उनका जो कार्य है वही चीज़ है जो आपका सिलेबस में है। तो कन्फ्यूज़न है ही नहीं यहाँ पे कि सिलेबस में क्या है, सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सेल का स्ट्रक्चर, सेल अकेले तो बनेगा नहीं, सेल में और भी चीज़ें हैं। तो एक सेल बन रहा है, प्लांट सेल है या ह्यूमन सेल है, एनिमल सेल है, तो हमको यहाँ पर प्लांट सेल के बारे में पढ़ना है ना। तो प्लांट सेल किससे किससे मिलके बना है, वो हो गया उसके कंपोनेंट्स जिससे कि प्लांट सेल बना है। और उसके बाद आपको क्या बताना है कि जो पर्टिकुलर कंपोनेंट्स है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम है, उनके वर्क बताने हैं। अब इसको इतना लेंदी आपको 20 वर्ड में लिखना है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आप पहले तो ये देख लीजिए कि कंपोनेंट्स को पूछा है, ठीक। कंपोनेंट आपका समझिए कि 10 मार्क्स के हैं, और उसके बाद आपको उसके वर्क डिस्क्राइब करने हैं, तो वो 10 मार्क्स समझिए। आप नंबर डिवाइडेशन करना समझ लीजिए पहले। तो अब आपको कंपोनेंट्स में जो है मेन जो है, जो हाईलाइटेड बहुत कंपोनेंट्स है, प्लांट के वे में बोल रही हूँ ना मैं, उनको स्टडी करना है। रेफरेंस बुक जो है यहाँ पर BD सिंह है, फुंदन सिंह है, उसी से हम आपको, मैं जो मेरा भी जो मतलब आपको जो मैं PPT दूंगी वो रेफरेंस बुक के नोट्स रहेंगे, ऐसे कहीं से भी मैं नहीं दूंगी आपको वो चीज़ें, मैटर है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब ये टॉपिक आपका क्वेश्चन पेपर 2019 का, ये क्वेश्चन सेकंड का ए जो है वो मैं सॉल्व करने जा रही हूँ आज आप लोगों का। तो आप लोग जो है ध्यान से वीडियो देखिएगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं आज का टॉपिक है वो है सेल, ठीक है। सेल जो है, सेल का स्ट्रक्चर एंड सेल जो स्ट्रक्चर हैं, और स्ट्रक्चर में जो जो पार्ट हैं, जो जो कंपोनेंट्स हैं, उनके फंक्शन, ये आपका सिलेबस का पहला टॉपिक है। तो यहाँ पर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उस जो आपके सेल हैं, जो आपके क्वेश्चन में पूछा ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो वो कंपोनेंट कहलाएंगे सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन आपको लिखना कैसे है, जो कंपोनेंट है उनके बारे में आपको डिस्क्राइब करते जाना है, ठीक है। तो आप ज़्यादा बेटर होगा कि उसको आप टेबुलर फॉर्म में अगर कर पाएँ तो फिर वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। सो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये टेबुलर फॉर्म में मेंशन है कि सेल ऑर्गेनेल्स कितने हैं टोटल। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हैं प्लांट के वे में वो ही यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो वेरियस मेम्ब्रेनस बॉन्ड स्ट्रक्चर दैट आर फाउंड विद इन अ सेल दैट आर नोन एज द सेल ऑर्गेनेल्स, एंड द सेल ऑर्गेनेल्स स्टडी विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द प्लांट सेल एज फॉलो। तो ये आपको लिखने की ज़रूरत तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, ये मैं एडिशनल पॉइंट बता रही हूँ क्योंकि ये वीडियो कुछ ऐसे स्टूडेंट भी देखते हैं जो कॉम्पिटिटिव, जो एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट तो यहाँ से आपको मिलेंगे। तो जो भी ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर जो कि क्या है, जिनमें कि आउटर लेयर है जो कि मेम्ब्रेनस लेयर, जिसको कि झिल्ली नुमा जो कोई संरचना, मतलब झिल्ली से बोल सकते हैं बाउंड जो कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर वो सेल के अंदर है, विद इन द सेल। ये स्ट्रक्चर जो है ये सेल ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर एक झिल्ली नुमा संरचना से घिरे हुए हैं, ये हैं आपके सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। तो ये सेल ऑर्गेनेल की स्टडी जो है हम खुली आंखों से नहीं कर पाते, तो हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की नीड पड़ती है। यहाँ पर जो है प्लांट के जो इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो जैसे कि सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, देन प्लास्टिड है, वैक्यूल है, राइबोसोम है, पैराक्सोसोम, साइटोस्केलेटन एंड स्फेरोसोम। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स, ओके। अब देखते हैं सेल वॉल, जो कि
पहला जो है ऑर्गेनेल है वो है सेल वॉल। ठीक, सेल वॉल की हम स्टडी में देखते हैं कि हमको क्या क्या लिखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहली चीज़, जब आप लिख रहे हैं कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, तो आपको ये BD सिंह, मेरा जो ये नोट्स है BD सिंह से लिया हुआ है मैटर, तो आप ये रेफरेंस है, आप बिल्कुल इसको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। तो ये जो है डिस्कवर, सबसे पहले आपको कोई भी चीज़ की अगर डिस्कवरी, ब्रीडिंग और जेनेटिक्स में सबसे मेन चीज़ अगर पता है कि किसने डिस्कवरी की है, किस ईयर में की है, किस प्लांट में की है, ये मेंशन करना चाहिए आपको। तो ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पर जो है डिस्कवर बाय द रॉबर्ट हुक, किसने किया है डिस्कवर्ड? रॉबर्ट हुक ने किया था डिस्कवर्ड। ओके, तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर डिस्कवरी की है रॉबर्ट हुक ने की है। एंड जो ये सेल वॉल होता है, ये होता क्या है? दैट इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल इज़ ऑलवेज नॉन लिविंग, इज कॉल्ड द सेल वॉल। सेल वॉल हमेशा नॉन लिविंग इसलिए रहता है क्योंकि वो सुरक्षा, एक स्ट्रक्चर, आउटर लेयर प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि जो भी बाहरी जितने भी कोई प्रकार के बोल सकते हैं हम, क्या बोले उसको हम, जैसे कोई तकलीफ़ है, कोई घाव है, कोई चोट है अगर लगता है प्लांट को, तो आउटर लेयर के कारण वो उस मैकेनिकल इंजरी या जो भी इंजरी है उसको सहन करने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो ये जो है नॉन लिविंग रहता है। एंड इसमें जो है सेल वॉल के भी पार्ट हैं, ये 3 पार्ट में डिवाइड है। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं कि आपको करना क्या है कि आपने यहाँ पर सेल वॉल मेंशन किया, अब आपने सेल वॉल मेंशन किया, वहीं पे आप क्या बोलते हैं, साइड में लिख दीजिए कि डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। एंड इसका जो ईयर है वो मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर पाई हूँ, पर मैं आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूँगी कि ईयर क्या है। एंड इसके बाद आपको लिखना क्या है, आप एक एरो बनाइए एंड आपको लिखना है दैट इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल। एंड उसके बाद आपको कॉमा देना है एंड नॉन लिविंग लिखना है, नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें डिटेल में लिखने की नीड नहीं है वहाँ पर, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट्स है तो टेक्निकल वर्ड में ही आपको चीज़ें लिखनी है। देन आपको फिर क्या करना है, सेल वॉल के पार्ट लिखने हैं, देन आपको 3 एरो देना है। एंड आपको 3 पार्ट जो है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एरो फॉर्म में, एंड मिडिल लैमेला। तो प्राइमरी सेल वॉल में फिर जहाँ से आपने एरो दिया वहीं पर आपको फिर कंटिन्यू एक ब्रैकेट देना है और आपको वहाँ से फिर आप पॉइंट मेंशन कर सकते हो। आपको पूरा फ्लो डायग्राम में वो कवर हो जाएगा चीज़ें, इतना लंबा भी आपको लिखना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैंने आपको ये टेक्निक बता दी। ठीक है, चूँकि यहाँ पर आपको थोड़ा क्लियर दिखे, विजिबिलिटी अच्छी रहे, इसलिए इस फॉर्म में मैं आपको बता रही हूँ। तो प्राइमरी सेल वॉल में इट इज़ द थीन एंड सो हमारा जो ये सेल वॉल है ये 3 पार्ट में डिवाइड है ना। तो अब हम देखते हैं पहला पार्ट जो है, पहला पार्ट आपका है प्राइमरी सेल वॉल। तो आपको इसको इस फॉर्म में, जैसे मैंने बताया कि आप इसको एरो के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपने प्राइमरी सेल वॉल लिखा, ठीक, एंड उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट लगाएं और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि ये जो रहता है ये किसका बनता है, दे कंसिस्ट ऑफ द सेलुलोज एंड हेमिसेलुलोज। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर है। इसके अलावा मैं यहाँ पर एडिशनल पॉइंट आपको क्या बता रही हूँ कि ये थीन होता है। हाँ, तो आप ये पॉइंट भी ऐड कर दीजिएगा कि थीन एंड इलास्टिक। एंड देन आप फिर उसके बाद या तो कॉमा लगा सकते हैं या इसको भी 2 पॉइंट बना दीजिए। पहला पॉइंट थीन एंड इलास्टिक एंड सेकंड पॉइंट इज दैट कंसिस्ट ऑफ द सेलुलोज एंड हेमिसेलुलोज। ये हो गया। और ये क्या होता है, ये जो प्राइमरी सेल वॉल रहती है, कभी एग्जाम में अगर आपके पूछा तो दे लाइज बिटवीन द मिडिल लैमेला। ठीक, एंड देन सेकेंडरी सेल वॉल जो रहती है इनर मोस्ट लेयर है। ठीक, आउटर लेयर नहीं है, ये इनर मोस्ट लेयर होती है सेल वॉल की। और ये जो रहता है ये प्राइमरी सेल वॉल और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बीच में रहता है। ठीक, एंड मिडिल लैमेला जो रहता है, ये जो रहता है ये जोड़ने का काम करती, बोलते हैं जोड़ने वाली सेल जैसा काम करती है, एडजेसेंट सेल के जैसा वर्क करते हैं। एंड एडजेसेंट लेयर जो सेल्स रहते हैं, जो जोड़ने वाली जो सेल्स रहती हैं, कॉमनली ये जो रहती उन सेल्स के लेयर के बीच रहती हैं। एंड इट इज़ कंसिस्ट ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि कंसिस्ट ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। एंड जो है ये कब बनती है इसको भी आपको मेंशन करना है, डेवलप ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न। और सेल डिवीज़न में आपको लिखना है साइटोकाइनेसिस। तो आपको ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताई वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको पूछा है ये चीज़ तो आपको ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि सेल वॉल है
तो सेल वॉल आपको किस चीज़ का बना है और किस दौरान बन रहा है या कहाँ पर मिलता है ये चीज़, ये आप देख सकते हैं सेल वॉल का डायग्राम। तो ये आपका जो इनर मोस्ट देख रहे हैं ना यहाँ पर आप लेयर, वो आपका है सेकेंडरी, जो जैसे कि मैंने बताया कि सेकेंडरी जो है इनर मोस्ट होती है, देन सेल मेम्ब्रेन, एंड यहाँ पर आपका सेल वॉल, एंड ये मिडल लैमेला। ओके, आप डायग्राम देखेंगे क्लियर है आपको चीज़ें। फिर सेल वॉल का फंक्शन, तो जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, पहला तो प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द सेल, सेकेंड टू गिव द डिफाइंड शेप टू द सेल, एंड टू प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द टिश्यूज़। तो ये आपको क्या करना है, पॉइंट में लिखना है, कुछ बहुत लेंदी आपको नहीं करना है कि 5-6 पॉइंट्स लिख रहे हैं एक एक, क्योंकि एक एक अगर आप सेल ऑर्गेनेल्स के 10-10 अगर फंक्शन बताने लगेंगे तो आपका सोचिए कितना लेंदी आंसर बनेगा। तो जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के व्यू से आप उतना ही मेंशन करिएगा। तो सेल वॉल का इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करना है और एक शेप देना है, डिफाइन शेप रहेगा सेल का अगर सेल वॉल रहेगा तो, एंड जो मैकेनिकल सपोर्ट, जो कि मैंने आपको बताया कि मैकेनिकल जो इंजरीज है उससे प्रोटेक्ट करना, वो उसका मेन रोल है बस। सेकेंड सेल ऑर्गेनेल्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो क्या रहता है, जो साइटोप्लाज्म जो रहता है, साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड ऑन द आउटर सरफेस बाय अ लिविंग thin selectively permeable and fixable boundary known as a plasma membrane। तो यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म जो रहता है, जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, इस साइटोप्लाज्म में चारों ओर आउटर सरफेस पे, इट मीन्स चारों ओर जो भी एक लिविंग पतली सी, मतलब वो जीवित है उस, ठीक है, नॉन लिविंग, इससे पहले सेल वॉल नॉन लिविंग था, बट ये लिविंग है, थीन रहती है, एंड सेलेक्टिवली परमेबल, इट मीन्स कि वो बाहर से आने वाले सभी कण को अंदर जाने नहीं देती सेल के, कुछ ही सेलेक्टेड पार्टिकल्स को वो एंट्री देती है सेल में। एंड ये जो रहती है, ये जो फ्लेक्सिबल बाउंड्री जो है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। एंड द सेल मेम्ब्रेन पोसेस कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन पोसेस करते हैं। तो पहला जो है यहाँ पर पॉइंट ये है कि कार्बोहाइड्रेट जो रहता है किस फॉर्म में रहेगा, तो आपको इतना बड़ा लिखने की नीड नहीं। कार्बोहाइड्रेट आप एक डैश कर सकते हैं एंड लिख सकते हैं इन अ फॉर्म ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स, है ना, ऑफ द ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। एंड जो लिपिड्स रहते हैं वे वो जो रहते हैं जर्नली किसके फॉर्म में रहते हैं, ये रहते हैं लेसिथिन या सेफेलिन और कोलेस्ट्रॉल, ये सब के फॉर्म में रहते हैं। एंड 2 टाइप ऑफ प्रोटीन जो रहता है प्लाज्मा में, आपको एरो फॉर्म में बताना है। पहला होता है इंटीग्रल प्रोटीन एंड सेकंड होता है पेरिफेरल प्रोटीन होता है, ठीक। और इसकी जो थिकनेस रहती है वो अबाउट 75 से 100 एंगस्ट्रॉन्ग की रहती है। तो ये भी याद रखना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस को एंगस्ट्रॉन्ग में नापा जाता है। एंड 3 लेयर प्रोटीन जो मतलब 3 लेयर रहती है, और वो किसकी किसकी रहती है, पहली लेयर प्रोटीन की रहेगी, देन फिर बीच में लिपिड रहता है, देन प्रोटीन रहता है। तो प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन की 3 लेयर मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन जो होती है इस तरह से होती हैं। एंड जो बाइलेयर, उसके बाद क्या होता है, बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, 35 एंगस्ट्रॉन्ग के रहते हैं, और ये थिक लेयर रहते हैं। और जो प्रोटीन रहता है उसका जो है वो उसकी कितनी थिकनेस रहती है, वो 20 से 25 एंगस्ट्रॉन्ग के रहते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमने देखा कि प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन की जो ये मेम्ब्रेन है, ऐसा उसका स्ट्रक्चर है कि पहले प्रोटीन है, फिर लिपिड है, फिर प्रोटीन। तो लिपिड जो है, जो फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में रहता है, उसकी थिकनेस जो है थोड़ी मोटी रहती है, जैसे कि 35 एंगस्ट्रॉन्ग की रहती है। और जो आपका प्रोटीन है उसकी लेयर 20 से 25 एंगस्ट्रॉन्ग तक की रहती है। और इसके अलावा जो लिपिड्स लेयर रहती हैं ये क्या रहती हैं, ये हाइड्रोफोबिक रहती हैं। एंड प्रोटीन की जो लेयर रहती है हाइड्रोफिलिक टाइप की रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोटीन लेयर जो है वो कैसी है, हाइड्रोफिलिक, एंड जो लिपिड लेयर है वो हाइड्रोफोबिक रहती है। अब देखते हैं फंक्शन क्या रहते हैं। फंक्शन जो है वो ये है कि ये क्या करता है, इन जो भी क्या बोलते हैं मटेरियल जो हैं जो एंडोसाइटोसिस से आ रहे हैं, तो उसका क्या करेगा, इंजेक्शन ऑफ द मटेरियल थ्रू द
एंडोसाइटोसिस, एंड देन सेकेंड जो है वो है इजेशन करता है वेस्ट मटेरियल का फ्रॉम द सेल थ्रू द एक्सोसाइटोसिस। तो यहाँ पर दो प्रोसेस कर रहा है, एक प्रोसेस वो इंजेक्शंस कर रहा है ऐसे मटेरियल जो इंडोसाइटोसिस प्रोसेस से आते हैं, और फिर सेकंड में वो क्या कर रहा है, इजेक्शंस कर रहा है वेस्ट मटेरियल का जो कि क्या है एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से हो रहे हैं। तो ये हो गया फंक्शन। और इट चेक द एंट्री ऑफ द टॉक्सिक एलिमेंट, क्योंकि ये होता है सेलेक्टिवली परमेबल, तो टॉक्सिक जो मटेरियल है उसको सेल के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर आने से रोकता है। तो यहाँ पर मेन वर्क यहाँ पर सेलेक्टिवली पार्टिकल्स को आने के का ये जो है कंट्रोल करता है कि सेलेक्टिव पार्टिकल जो तो ये सेल मेम्ब्रेन का क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हो गया आपका। तो ये जिस तरह से आप देख रहे हैं ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स है, ओके। एंड इसके अलावा ये हो गई आपकी पेरिफेरल प्रोटीन एंड ये इंटीग्रल प्रोटीन। ऊपर जो अपर पोर्शन है वो है इंटीग्रल प्रोटीन, देन फॉस्फोलिपिड की जो आपकी लेयर है वो, एंड फिर कोलेस्ट्रॉल, एंड इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन जो है वो है। तो ये हो गया आपका क्या हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई थिंक ये आपको समझ आ गया। थर्ड जो है सेल ऑर्गेनल्स है वो है न्यूक्लियस। तो ये जो टॉपिक है इसको मैं आपको नेक्स्ट मतलब जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं बताऊंगी। उसमें मैं जो सेल ऑर्गेनल्स है आई थिंक ये 3 वीडियो में कंप्लीट होगा, क्योंकि मैं वीडियो बहुत लेंदी नहीं करूँगी, क्योंकि आपको बहुत लेंदी करूँगी तो बोर लगेगा और मतलब वीडियो ज़्यादा समझ भी नहीं आएगा। तो छोटे छोटे मतलब टाइम में वीडियो लाऊँगी और कंटिन्यू रहेंगे, तब को प्रॉब्लम भी नहीं होगी, रेगुलर रहेगा ये वीडियो। और प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, तो प्लेलिस्ट में ये आप देख सकते हैं कि वीडियो मतलब एक साथ सेव रहेगा, तो आपको कोई इशू नहीं होगा इस चीज़ का कि कहाँ से हम सर्च करें या जो भी चीज़ें हैं कि एक वीडियो यहाँ है तो दूसरा वहाँ, ऐसा नहीं प्रॉब्लम होगा। कल जो है ये टॉपिक जो है आ जाएगा फिर से, और आगे का जो सेल ऑर्गेनल्स है वो मैं पूरा कंप्लीट कर दूँगी, और इसका रेफरेंस भी बता दिया है मैंने कि मैंने कहाँ से लिया है रेफरेंस। तो आज की वीडियो के लिए मैं अभी इतना ही यहाँ पर एंड कर रही हूँ, ये टॉपिक कंटिन्यू रहेगा, ओके। तो कुछ प्रॉब्लम होगा ना तो आप मेंशन कर दीजिएगा। सो